हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ स्टडी करने के पहले आइए हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। हम लोगों ने न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में स्टडी किया था कि अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई किया जाता है तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है। तो अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है तो हम लोगों ने मोशन में स्टडी किया था कि अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी वह बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो देखिए, अगर किसी बॉडी में हम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है, उसका वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होता है, बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। तो इसको ऐसे हम समझते हैं, ये एक बच्चा है और ये बॉल को किक करता है। तो देखिए, बॉल पर उसने क्या किया, एक फोर्स लगाया, अपने पैर से एक बॉल पर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये बॉल का वेलोसिटी चेंज हुआ। बॉल यहाँ पर रुकी हुई थी और बॉल पर उसने जैसे ही किक लगाया उसका वेलोसिटी चेंज हुआ और बॉल आगे की ओर चली गई। तो देखिए, यहाँ पर जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था और किक मारते समय मान लीजिए उसका कुछ वेलोसिटी हो गया रहेगा, मान लीजिए भी हो गया होगा, तो उसका वेलोसिटी चेंज हुआ यानी उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया। तो अब हम स्टडी करेंगे हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट। तो हम देखेंगे कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, तो उसका एक्सलेशन जो है फोर्स पर कैसे डिपेंड करता है, ये तो पहला हो गया। और दूसरा, हाउ वी मेजर ए फोर्स, और हम फोर्स को कैसे मेजर करेंगे। यानी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स पर कैसे डिपेंड करता है, और फोर्स पर कैसे डिपेंड करता है, और हम फोर्स को मेजर करना भी सीखेंगे। तो देखिए, लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे। हम कुछ ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। जैसे एक बच्चा यहाँ पर है, खड़ा है और एक बॉल है, बॉल का वेट बहुत कम है और ये धीरे धीरे वे बच्चे के पास जाती है। कोई दूसरा बच्चा बॉल को थ्रो किया तो यह बच्चा कैच कर लेता है। बॉल हल्की है और बॉल का वेलोसिटी भी कम है, तो इस बच्चे को कैच करने में बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है। यानी बच्चे को जो फोर्स का इम्पैक्ट है वह बहुत कम महसूस होगा। अगर एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर यह एक भारी बॉल है, मान लेते हैं क्रिकेट का बॉल है, और यह बहुत तेजी से किसी ने थ्रो किया, तो अगर यह कैच करता है तो इसको जो फोर्स का इम्पैक्ट है वह बहुत ही अधिक होगा। पहले के कंपेयर में फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ही अधिक होगा और इसको हो सकता है कि इंजरी भी हो जाए और हाथ में चोट भी लग सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है, फोर्स का जो इम्पैक्ट है वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ये इसके मास पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर वेलोसिटी अधिक है तो इम्पैक्ट अधिक होगा, अगर मास भी अधिक है, ये क्रिकेट बॉल का मास अधिक होता है, वो जो पहले के जो बॉल, प्लास्टिक का बॉल जो था उसे अधिक होता है। तो देखिए, इस केस में इम्पैक्ट कम है, फोर्स का इम्पैक्ट कम है, इसको कम फोर्स लगा। और दूसरे केस में
या यहाँ पर वेलोसिटी भी अधिक है और इसका मास भी हेवी हेवी है, प्लास्टिक बॉल से हेवी मास है तो इसका इम्पैक्ट इस पर अधिक हुआ। अगर यह मानते हैं कि कार खड़ी है और यह बच्चा कार की तरफ मूव करके आ रहा है, चलते हुए आ रहा है, अगर एक कार से टकराता है तो इसका बच्चे पर उतना असर नहीं पड़ता है, इसको उतना चोट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कार बच्चे की तरफ मूव कर रही है, मान लेते कार का स्पीड बहुत स्लो है, तो भी क्या होता है, अगर बच्चे को वो धक्का मारती है, कार कार का स्पीड कम होते हुए भी अगर बच्चे को वो धक्का मार रही है तो बच्चे को वो चोट अधिक लगता है, उसको इंजरी अधिक हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कार का मास अधिक है, इसका वेलोसिटी कम है, फिर भी बच्चे को अधिक चोट लगा। और इसके पहले वाले केस में बच्चा का वेलोसिटी अधिक था, वो कार से टकराता है लेकिन कार स्थिर है तो उसको चोट नहीं लगता है। यानी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फोर्स का जो इम्पैक्ट है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये मान लेते हैं कि वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, अगर इस पर हम एक एरो चलाते हैं, देखिए इस एरो का जो स्पीड है बहुत अधिक है, तो यह लकड़ी के टुकड़े में बहुत अंदर तक चला जाता है। अगर एक दूसरा एरो जिसका मास सेम है लेते हैं और इसको हम वुडन ब्लॉक की तरफ छोड़ते हैं, और लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो कम है, बहुत कम है, तो ये देख रहे हैं कि वुडन ब्लॉक में बहुत कम अंदर जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का मास सेम होते हुए, दोनों जो एरो है दोनों का मास सेम था, लेकिन एक में वेलोसिटी अधिक था और दूसरे में वेलोसिटी कम है, तो जिसमें वेलोसिटी अधिक था उसका इम्पैक्ट अधिक हुआ। देखिए जिसमें वेलोसिटी अधिक था उसका इम्पैक्ट अधिक हुआ, वह बहुत अंदर तक जाकर वुडन ब्लॉक को छेद कर गया। और जिसका वेलोसिटी कम था, मास सेम होते हुए भी, तो यह वुडन ब्लॉक को कम अंदर तक छेद करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है वह वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर मास सेम है तो इम्पैक्ट वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। These observations suggest that the impact produced by the objects depends on their mass and velocity. तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी ऑब्जर्वेशन देखा उसे क्या मालूम चल रहा है कि जो इम्पैक्ट है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अगर मास अधिक है तो इम्पैक्ट अधिक होगा, वेलोसिटी अधिक है तो इम्पैक्ट अधिक होगा, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। और एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यहाँ पर दो प्लास्टिक का बॉल है और दोनों का मास मान लेते हैं कि m1 है, इसका भी मास m1 है और इसका भी मास m1 है, और दोनों पर हम फोर्स लगाते हैं, हैंड के थ्रू इस पर फोर्स लगाते हैं, तो एक बॉल पर हम कम फोर्स लगाएंगे और दूसरे बॉल पर हम अधिक फोर्स लगाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने जब दोनों बॉल पर फोर्स लगाया, एक पर कम फोर्स लगाया, ये जो ऊपर वाला बॉल है उस पर हम लोगों ने कम फोर्स लगाया और नीचे वाला पर अधिक फोर्स लगाया, तो ये क्या हो रहा है कि जब हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है कंपेयर टू जिसमें अधिक फोर्स लगाए उसका वेलोसिटी अधिक हो रहा है। जैसे इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और इसका v2 है, आप कम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी भी कम है और अधिक फोर्स लगा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है, ए ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव ए ग्रेटर वेलोसिटी। अगर हमें किसी वेलोसिटी में ग्रेटर वेलोसिटी देना है तो हमें फोर्स भी अधिक लगाना पड़ेगा, ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा। There appears to exist some quantity
of importance that combines the object's mass and its velocity। तो अभी तक ने हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन देखा उससे क्या मालूम चलता है कि एक तो कोई क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी को कंबाइन करती है, क्योंकि जो फोर्स का इंपैक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पर। तो मान लेते कि एक ऐसा क्वांटिटी हम ले लें कि जो मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइन करता है। तो न्यूटन साहब ने एक, ये दोनों को जो कंबाइन किया मास और वेलोसिटी का, उसको नाम दिया मोमेंटम। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। जो न्यूटन महान वैज्ञानिक, उन्होंने मोमेंटम नाम दिया ये जो मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके जो एक नया क्वांटिटी जो आया उसको मोमेंटम नाम दिया। तो आइए देखते हैं मोमेंटम क्या है। मोमेंटम को उन्होंने कैसे डिफाइन किया। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट of its mass m and velocity v and is denoted by p, small p। तो मोमेंटम क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है और इसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। p इक्वल टू एम v, और v यहां पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जानते हैं कि एक स्केलर m क्या है, मास है, स्केलर क्वांटिटी है, और v वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर और एक स्केलर को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसीलिए मोमेंटम क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इस मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका जो डायरेक्शन है वो किधर होगा। ये तो एक नया क्वांटिटी है मोमेंटम, तो इसका जो डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी v। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसे हम निकाल सकते हैं, इसका जो एसआई यूनिट क्या होगा, मास का केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो आइए अब हम लोग मोमेंटम को और देखते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है, जब वो साइकिल चलाते हुए, देखिए एक बच्चा जो साइकिल चला रहा है, रोड पर साइकिल चलाते हुए जा रहा है, तो इसका हम दो पोजीशन को नोट करेंगे। जब यहां पर था तो मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी था v था, तो और यहां पर इसने फोर्स लगाया, साइकिल पर फोर्स लगाया। फोर्स कैसे लगाया, इसने जो अपने पैरों के मसल से पैडल पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स साइकिल पर लगा और साइकिल का क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो जो यहाँ पर इसने फोर्स लगाया, यहाँ पर वेलोसिटी v था, और मान लेते कि जब यहाँ पर टी टाइम के तक उसने फोर्स को अप्लाई किया, तो यहाँ पर आने के बाद कितना हो गया इसका वेलोसिटी, v प्लस डेल्टा v। यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते v था, तो यहाँ पर हो गया वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v। डेल्टा v वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, ये जो फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर पैडल पर, उसके कारण डेल्टा v वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। यहाँ पर ये पहले से वो वेलोसिटी v से आ रहा था, और यहाँ कर उसने और पैडल लगाया, पैडल पर फोर्स लगाया, तो उसका वेलोसिटी डेल्टा टी टाइम के बाद डेल्टा v इंक्रीज किया, और यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो v प्लस डेल्टा v हो गया। तो अब हम मोमेंटम, इस पॉइंट पर हम मोमेंटम निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर मोमेंटम क्या होगा, p इक्वल टू mv होता है।
मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर मास मान लेते कि एम है, दोनों का मिलाकर साइकिल और साइकिलिस्ट का दोनों का मिलाकर वेलोसिटी एम है और वेलोसिटी भी है, तो हो गया मोमेंटम एम भी। और यहाँ पर हम जो मोमेंटम निकालेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम, दोनों का मास मिलाकर एम है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v प्लस डेल्टा v, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे v प्लस डेल्टा v। तो ये देखिए यहाँ पर मोमेंटम हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम चेंज कितना हो गया, ये फाइनल मोमेंटम में से इसको माइनस कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम यहाँ पर जो मोमेंटम था उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एम डेल्टा बी। इसमें से एम वी प्लस डेल्टा वी में से एम भी माइनस कर देंगे तो क्या होगा, एम डेल्टा बी आ जाएगा। तो देखिए, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट ए फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस ए चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था ऑब्जर्वेशन में कि फोर्स क्या होता है, क्या करता है, इंपैक्ट लाता है, बॉडी पर इंपैक्ट लाता है, चेंज इन इंपैक्ट लाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, फोर्स लगाने पर बॉडी का मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। यानी कुछ अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी का मोमेंटम कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो या इस केस में देख रहे हैं कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ, एम डेल्टा बी। तो अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बच्चा है और ये फोर्स t1 टाइम तक लगाया तो इसका वेलोसिटी v1 हो गया। कार यहाँ पर रुकी हुई थी और कार का मान लीजिए कि ये बैटरी खत्म हो गया, इसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए ये बच्चा धक्का देता है, t1 टाइम तक धक्का देता है, तो फिर भी ये कार स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि इसको मान लें कि कुछ वेलोसिटी चाहिए स्टार्ट होने के लिए, उस वेलोसिटी तक यह पहुंच नहीं पाता है, तो कार स्टार्ट नहीं होती है। अगर अगर टाइम को अब बढ़ा देता है ये बच्चा जो है, पहले केस में कितना, पहले केस में t1 टाइम तक इसको धक्का दिया, अब मान लेते कि इसको t2 टाइम तक धक्का देता है। ये देखिए t2 टाइम तक धक्का दिया तो क्या होती है, कार स्टार्ट होकर चली जाती है। कार का बैटरी जो डाउन था तो धक्का देने के बाद उसका स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया और कार चली गई। तो यह देखिए उसको स्टार्ट होने के लिए एक मान लेते कि मिनिमम वेलोसिटी, अगर कार को धक्का देने के बाद एक मिनिमम वेलोसिटी अगर अचीव कर लेता है तो कार वो स्टार्ट हो जाती है। तो पहले केस में t1 टाइम तक इस बच्चे ने धक्का दिया और फोर्स सेम था, फोर्स उसका एफ ही था, तो लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन दूसरे केस में क्या किया, उसने टाइम को बढ़ा दिया, फोर्स तो सेम लगा रहा है, टाइम को बढ़ा दिया। तो टाइम को बढ़ाया तो क्या हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी v2 हो गया और v2 वेलोसिटी जैसे ही हुआ कार स्टार्ट हो गई और चली गई। तो यहां देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि अगर हम फोर्स अधिक देर तक लगाते हैं तो वेलोसिटी भी मेरा अधिक इंक्रीज हो जा रहा है। पहले केस में t1 टाइम तक लगाया था फोर्स तो वेलोसिटी v1 था, अगर सेम फोर्स t2 टाइम तक लगाया तो वेलोसिटी v2 हो गया। तो यहां देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम एम, इस केस में चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, एम v2 माइनस v0। पहले कार रुकी हुई थी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो यहां पर 0 हो गया, तो एम v2 हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम एम v2। It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted। यानी इसे ऑब्जर्वेशन से क्या मालूम चल रहा है कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं है। देखिए फोर्स के मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं है चेंज इन मोमेंटम, वो और किस पर डिपेंड कर रहा है, जो हम टाइम लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम अधिक टाइम लगा रहे हैं तो देखिए एम वी टू हो, यहाँ पर मोमेंटम क्या हो गया, एम वी टू हो गया। अगर हम t1 टाइम
में कंसीडर करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या होता एम v1, और v1 क्या था, v2 से कम वेलोसिटी था। तो हम देख रहे हैं कि जितना अधिक टाइम लगा रहे हैं चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही अधिक हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम जो है किसके प्रोपोर्शनल है, एफ टी। देखिए चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल है एफ टी, यानी फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो जितना हम टाइम लगा रहे हैं उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर हम फोर्स को निकालें, फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। हम टी को इस साइड ला देंगे, तो टी को हम इस साइड ला देंगे, तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। तो आइए अब न्यूटन से सेकेंड लॉ पर आ जाते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। ये क्या कह रहा है, इसके पहले हम लोग ने जो देखा वही कह रहा है। देखिए फोर्स क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ भी वही बोल रहा है। The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। यानी देखिए यानी F प्रोपोर्शनल हो गया चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको अब हम लोग मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, आइए। ये जो बच्चा साइकिल चला रहा था, इसको दो पोजीशन पर, यहाँ पर मान लेते कि फोर्स एफ अप्लाइड व्हेन वेलोसिटी वाज वी फॉर टाइम टी। यहाँ पर इसने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, जब उसका इस पॉइंट पर जब आया उसका वेलोसिटी यू था, और कितने टाइम के लिए उसने फोर्स लगाया, टी टाइम के लिए। तो टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, भी हो जा रहा है। यहाँ पर इसका वेलोसिटी भी हो जा रहा है, और फोर्स कितना लगा रहा है, एफ फोर्स लगाया। यहाँ पर एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स यहाँ से यहाँ तक लगाया, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा टी। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है क्या है, एम यू, मास, इन दोनों का मास और वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी यू है तो एम यू हो गया, और यहाँ पर मोमेंटम पी टू हो जाएगा एम बी। अगर हम चेंज इन मोमेंटम को निकालें, चेंज इन न्यूटन से, सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल है P2 माइनस P1, और प्रोपोर्शनल इसको P2 क्या है mv माइनस, और P1 क्या है mu कर देंगे, और इसको हो जाएगा m मल्टीप्लाई v माइनस यू। m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू हो गया। तो देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम निकाला, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो इसको हम लोग t से डिवाइड कर देंगे, तो m मल्टीप्लाई v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है, तो इसके जगह हम फोर्स लिख देंगे, तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया m मल्टीप्लाई v माइनस यू बाई टी, और हम
इसको हम निकाल देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर निकालते हैं और उसके जगह इक्वल करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एफ इक्वल टू के एम मल्टीप्लाई वी माइनस यू बाई टी, और v माइनस यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है। तो ये देखिए, इसको हम v माइनस यू बाई टी को हम a लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। ये होता है एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह हम a लिख देंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के एम ए, और इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। द क्वांटिटी k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो अब हम देखिए, अगर हम यहां से हमें k को निकालना है, तो k को निकालने के लिए अगर फोर्स का जो मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड हम 1 लेते हैं, और मास का भी मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं, और एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू के एम की जगह 1 मल्टीप्लाई 1, यानी k कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब k 1 हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम लिख सकते हैं। तो देखिए, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट produces an acceleration of 1 meter per second square in a object of 1 kg mass। तो देखिए, 1 यूनिट ऑफ फोर्स, अभी हम फोर्स को यूनिट नहीं दिए हैं, सिर्फ मान लेते हैं कि 1 यूनिट फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम एक कितना फोर्स को बोलेंगे, 1 यूनिट ऑफ फोर्स कितना को बोलेंगे, तो बोलेंगे कि अगर 1 केजी का मास है और उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, और उसका जो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। 1 केजी मास का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है फोर्स को अप्लाई करने के बाद, तो वो फोर्स होगा 1 यूनिट फोर्स हो जाएगा। तो 1 यूनिट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा k मल्टीप्लाई 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर। थस द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1 फ्रॉम इक्वेशन F इक्वल टू m ए। तो अब जो फोर्स है, फोर्स के यूनिट को हम लोग, इसके यूनिट को हम लोग न्यूटन बोलेंगे। वह इसका जो यूनिट है, यहाँ आप देखिए फोर्स का यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन साहब के नाम पर ही फोर्स का यूनिट लिया गया है, न्यूटन। तो अगर 1 केजी मास को अगर उस पर फोर्स लगाया जाए, 1 केजी के मास पर फोर्स लगाया जाए, और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो उतना फोर्स को हम 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। तो आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।